नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज हम कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे कि क्या निजीकरण एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ तक कि गरीब सवर्णों के खिलाफ है। सवाल नंबर 2, क्या धार्मिक स्थलों पर नियुक्ति एक जाति विशेष का पेटेंट है। सवाल नंबर 3, हजारों सालों से मेरिटधारियों का भारत निर्माण में क्या योगदान है। सवाल नंबर 4, जो बेहद अहम भी है, वो है क्या आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ जातियां ही उठा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं निजीकरण के खिलाफ़ नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया जाए तो, क्योंकि इसे निजीकरण, नीतिगत बदलाव कहें या समाज की 85% आबादी से खुंदक, 49% एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण क्या मिलने लगा। सरकार ने तो सरकारी स्कूल, कॉलेज खोलना ही बंद कर दिए। उतना तो जब है जब कि उनके कोटे के पूरा भरा ही नहीं जा रहा अभी तक। मतलब जिनकी जितनी वैकेंसी है एससी, एसटी, ओबीसी में, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई और अभी से सरकार ने निजीकरण के लिए इनके खिलाफ साजिश रचना चालू कर दी। यानी कि दलित पिछड़े वर्ग की दोनों आंख फोड़ने के चक्कर में सरकार ने गैर आरक्षित तबके की भी एक आंख फोड़ दी। खैर, आरक्षित तबके को इतने आरक्षण के बावजूद 51% सीटों का संघर्ष करने का मौका मिलता था, लेकिन अब ऐसा खेल हो गया है कि निजी स्कूलों में वही पढ़ पाएगा जिसके पास धन हो। भारत में यह अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर किन वर्ग और जातियों की क्षमता महंगी फीस भरने की नहीं है और किसकी है। नए सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलने बंद होने से एससी, एसटी, ओबीसी तबके को नुकसान तो हुआ ही है, उतना नुकसान आरक्षण न पाने वाले बच्चों का भी हुआ है। अगर सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय खुलते, इनकी संख्या ज़्यादा होती, तो जिन बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता है उन्हें भी अपनी प्रतिभा के बल पर 51% सीटों में जगह हासिल करने का मौका रहता। लेकिन सरकार ने निजीकरण के माध्यम से वह मौका भी छीन लिया। प्राइवेट दुकानों में वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिनके अभिभावक को मोटे और भारी भरकम कैपिटेशन फीस और मोटे मासिक शुल्क की क्षमता होगी। इस समय निजी मेडिकल कॉलेज वाले दुकानदार एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की फीस 80 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं। स्वाभाविक है कि जिसके पास इतनी फीस देने की क्षमता होगी उसका बेटा, बेटी योग्य माना जाएगा और वही एमबीबीएस की डिग्री आसानी से खरीद लेगा और आगे जाकर वही आपके इलाज करेगा। और बदनाम कौन होगा? आरक्षण वाला, कि अरे नहीं भाई, वो आरक्षण वाला डॉक्टर है, उसने उसका ऑपरेशन किया, वो कैंची छोड़ दिया अंदर। ये इतने धूर्त हैं, इतनी आरक्षण को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। चलिए, खैर, सवाल नंबर 2, क्या धार्मिक स्थानों पर नियुक्ति एक जाति विशेष का पेटेंट है। आइए इसका सवाल का जवाब भी खोजते हैं। सदियों से चले जाति आरक्षण के चक्र को तोड़ने के लिए संविधान द्वारा दिया जा रहा मौजूदा आरक्षण देश के हित में है। देश का विकास इसमें निहित है कि विकास में हर कोई योगदान दे सके। पहले के आरक्षण में मंदिर में पूजा करना सिर्फ एक जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया था। उस जाति के अलावा मंदिर में दूसरी जाति के लोग पुजारी नहीं हो सकते थे। कल्पना करें कि अगर 100% आबादी में से पुजारी छांटे जाते, जाति आधार पर पुजारी आरक्षित नहीं होता, तो शायद बेहतर पुजारी निकल कर सामने आते।
अगर टैलेंटेड लोग सामने आते तो पूजा पाठ का तरीका भी कुछ बदलता, या ईश्वर के बारे में भी कुछ बेहतर बताया जा सकता था, या कुछ ठोस तार्किक और शोध आधारित जानकारी भी दी जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिन लोगों ने मंदिरों पर या धार्मिक स्थानों पर कब्जा रखा है, वह सिर्फ उनके जीवन यापन का जरिया है, जिससे उनका यथासंभव बेहतरीन तरीके से भरण पोषण हो सके, जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना सके और खुद के बच्चों को विदेशों में अंग्रेजी शिक्षा दिलाकर उनके ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठाकर बड़े बड़े पैकेज दिलवाकर अपना जीवन एकदम आरामदेह बना सकें। ये सारा चक्र है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और शोध संस्थानों में एक ही जाति का 80% से ज़्यादा कब्जा है। वही एक जाति टेस्ट लेती है, चयन करती है और नियुक्ति करती है। दिलचस्प है कि विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों आदि महत्वपूर्ण जगहों पर उस जाति विशेष को एक ही जाति में योग्य मिलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी योग्यता ट्रांसफ़र होते हुए उनका शोध संस्थानों व विश्वविद्यालयों पर कब्जा बना हुआ है। कब्जे का परिणाम क्या हुआ? देश का कोई भी विश्वविद्यालय वैश्विक मानकों पर खरा नहीं उतरता। यहाँ के शोध पत्र इतने स्तरहीन हैं कि पूरी दुनिया में उसे कहीं नहीं पूछा जाता। इतना ही नहीं, रोज़मर्रा में उपयोग आने वाली चीज़ के शोध के मामले में भारत को फिसड्डी बना दिया गया। आज आप अपने घर में जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मसलन मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट से लेकर रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन और वॉशिंग मशीन तक, सब कुछ विदेशों में आविष्कार किया हुआ है। हमारे शोध संस्थानों ने एक का भी शोध नहीं किया है। हमारे लड़ाकू विमान हमारे देश के नहीं हैं, वे फ्रांस, अमेरिका, रूस से आते हैं। कुछ इंग्लैंड से भी आते हैं। कुछ मामलों में पूरा का पूरा लड़ाकू विमान ही आयात कर लिया जाता है। कुछ मामलों में उसके पुर्जे आयात होते हैं, जिसे हमारे महान वैज्ञानिक लोग असेंबल कर उड़ा देते हैं। हमारी ट्रेन की रफ्तार अभी भी अधिकतम 140 से 160 किलोमीटर के बीच ही झूल रही है। वहीं बाहर देखोगे विदेशों में, जैसे चीन, जापान और फ्रांस, जर्मनी की ट्रेनें रफ्तार के लिए नए कीर्तिमान बना रही हैं। ऐसे में हम देखें तो शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों पर एक जाति के कब्जे ने पूरे तंत्र का विनाश कर दिया है। हमें भिखारी बना दिया गया है। हाथ में मौजूद मोबाइल से लेकर युद्धक विमान तक हम भीख पर ही निर्भर हैं। किसी दूसरे देश की भीख पर हम उनसे मांगते हैं, उनसे खरीदते हैं, लेकिन हमारे पास अपना नहीं है। अपना इसलिए नहीं है कि हम शोध नहीं कर पाए। शोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे देश में सिर्फ मामूली आबादी वाला एक जाति के भीतर योग्यता ढूंढी जाती रही और उसी को पठन, पाठन और शोध की अनुमति दी गई। इन लोगों ने शोध के नाम पर शोध केंद्रों को अपने रोजगार का केंद्र बना लिया। अपने परिजनों, रिश्तेदारों को उसमें घुसाते रहे और पूरा शोध व शिक्षण संस्थानों में इनकी खुली लूट चलती रही। अगर उस जाति विशेष जिसकी आबादी महज 3.5% है, उसमें भी सिर्फ पुरुष, इनके अलावा शेष में से भी योग्य लोग चुने जाते तो क्या बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती थी? ज़्यादातर विकसित देशों में शिक्षण संस्थान एक जाति के लिए सदियों से आरक्षित नहीं हैं। इसलिए उन देशों में 100% आबादी में से प्रतिभाएं चुनी जाती हैं और उन प्रतिभाओं के शोध के बेहतर परिणाम भी आते हैं। आरक्षण या आरक्षित वर्ग से वाले डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज, प्रशासनिक अधिकारी अपने अनारक्षित वर्ग के समकक्षों से कहीं बेहतर संवेदना और मानवीय गुणों वाले होते हैं। आरक्षण किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्रवेश तो दिला देता है, लेकिन उसके बाद जो ब्राह्मणवादी तंत्र जिसके कब्जे में हर इंस्टीट्यूशन है, वह तंत्र आरक्षित सीट वर्ग से आने वाले को हर तरह से हतोत्साहित करता है। एक जैसी परफॉर्मेंस देने के बावजूद
एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद दलित और पिछड़ों को अंडररेट करता है। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक यानी हर तरह का शोषण करता है। फिर इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसमें सहन शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में निर्णय ले पाने की बेहतर क्षमता, गलत और सही को बेहतर परख, संघर्ष से पैदा हुई जीवटता कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए यह प्रचारित करना कि आरक्षण से आने वाले किसी का हक मारते हैं या कम काबिल होते हैं, सिवाय धूर्तता के मैं इसको और कुछ नहीं समझता। अब दोस्तों सवाल नंबर 3 पर आते हैं, 4 पर आते हैं, जो बेहद अहम है। वो है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ जातियाँ उठा रही हैं। आरक्षण को तमाम लोग गरीबी उन्मूलन से जोड़ते हैं। 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद संचार के तमाम साधनों से यह तेज़ी से प्रसारित किया जाने लगा कि आरक्षण का लाभ गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। इस प्रचार में बड़े करीने से यह भी जोड़ा गया कि पिछड़े वर्गों, दलितों की कुछ जातियां आरक्षण का पूरा लाभ ले रही हैं, बाकी जातियां पीछे छूटी जा रही हैं। इस तरह का प्रचार करने वालों को इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी विकास और वैचारिक धारणा वाले बनाने वाले मुख्य केंद्र यानी भारत के विश्वविद्यालयों और प्रशासनिक ताकत के प्रमुख केंद्र यानी कैबिनेट सचिवालय में ओबीसी की संख्या 27% पहुंचना तो दूर, लगभग ना के बराबर, कुछ मंत्रालयों में तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे में ओबीसी की किस जाति को ताकतवर कहा जा सकता है? वह कैसी ताकतवर जाति है जिसकी जाति का एक भी प्रोफेसर प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचा? वह कैसी ताकतवर जाति है जिस जाति का एक सचिव प्रमुख पदों पर नहीं पहुंचा, जिससे वह नीति निर्माण में भूमिका निभा सके? और अगर SC, ST और OBC की ताकतवर जातियां जिन पर आरक्षण का लाभ खा जाने का आरोप लगाते हैं, वे इन पदों पर नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनका हिस्सा कौन डकार रहा है? यह सब सोचने विचारने की ज़रूरत है। दोस्तों, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। मंडल आयोग की रिपोर्ट पेश करते समय आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपनी रिपोर्ट में भी यह साफ किया था, यह सीधे सीधे प्रतिनिधित्व का मसला है। जिन लोगों के साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भेदभाव किया गया, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण दिया गया।